नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया। अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं और नौबहार के विधायक हैं। कांग्रेस की राजनीति में 51 साल बाद कोई दलित चेहरा बाबू जगजीवन राम के बाद अध्यक्ष पद को जीत सकता है। तो कल देर रात मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया और आज कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उनके नाम के प्रस्तावक बने। इनमें अशोक गहलोत, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, पृथ्वीराज चव्हाण इत्यादि मौजूद दिखे। यानी इनमें G23 वाले नेता भी शामिल थे जिन्होंने पार्टी के अंदर की खामियां एक समय गिनाई थी। अशोक गहलोत ने नामांकन से पहले भी कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं जब ये सब नेता एक साथ बैठे थे और बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ शशि थरूर ने भी नामांकन दाखिल किया है अपना। हालांकि उनके साथ वो जमावड़ा नहीं दिखा जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ था। G23 के समय उनके साथ हस्ताक्षर करने वाले नेता भी आज खड़गे के साथ चलते दिखे। हालांकि शशि थरूर ने आज हिंदी में भी बोलते हुए कहा कि ये दोनों के बीच युद्ध नहीं है, बल्कि इससे कांग्रेस के संकल्पों को मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं को विकल्प। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसूलों, गांधी जी के उसूल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान तैयार किया, इन ऐसे नेताओं के विचारधारा को सामने रखते हुए आज मुझे फिर कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने आशीर्वाद करके अपने गुड विशेस मेरे साथ रख के आज मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए ये नामांकित किया गया है। ये तो एक युद्ध नहीं है। पार्टी के अंदर सहयोग, दो सहयोगी अगर उनके कल्पना लोगों को दिखाना चाहते हैं, उनके संकल्प के बारे में वो बताते हैं कार्यकर्ताओं को, ये तो कोई शत्रु दुश्मनी की बात नहीं है। खड़गे साहब तो मैं बहुत सम्मान देता हूँ, मैं उनके साथ काम किया हूँ। 5 साल लोकसभा में वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहा। और अगर वो आज फाइल करेंगे 3 बजे के पहले, जैसे आप लोग कह रहे हैं, तो मैं उनको वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा। ये अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल में पार्टी के लिए कई उम्मीदवार चाहिए। मेरे ख्याल में श्री त्रिपाठी झारखंड से आके वो भी साइन किए। तो 3-4 उम्मीदवार अगर है, मेरे ख्याल में पार्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि चुनाव में चॉइस मिलनी चाहिए लोगों को। तो देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत मौजूद हैं, उनसे सवाल करते हैं। हरीश जी, धन्यवाद समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस के लिए बड़ा एक दिन है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के साथ सब खड़े दिखे उनके साथ। बड़े संकट के बाद ये पूरा हो सका है। जी, बहुत अच्छा दिन है। मुझे बेहद खुशी है एक वोटर के तौर पर कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए वोट कर रहा हूँ। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ कांग्रेस का इतिहास जुड़ा हुआ, जिनको हम ये कह सकते हैं, जिन व्यक्तियों में हम कांग्रेस को चलता फिरता देखते हैं, काम करता हुआ देखते हैं, वो उन व्यक्तित्वों में से हैं। कुछ चुनिंदा ऐसे नेता लोगों में से हैं जिनमें गांधी और अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों का समन्वय दिखाई देता है। आज तो वो समन्वय सबसे महत्वपूर्ण है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नामांकन करते ही जिस तरीके का जोश लोगों में पैदा हुआ है, जिस प्रकार हमारे सारे नेता एकजुट होकर के उनके साथ आकर के खड़े हुए हैं, मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ और लीडरशिप को कहना चाहता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बहुत अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जी, खड़गे जी का नामांकन बहुत अहम एक तरह से माना जा रहा है। कर्नाटक से जहां चुनाव होने वाले हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी की वहां पहुंच चुकी है। वे दलित नेता हैं, लेकिन यही उत्साह कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर के साथ नहीं दिखा। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर प्राधिकरण है, चुनाव होते हैं, मेंबरसाजी होती है, हर एक प्रोसेस उसकी पूरी की पूरी बनी हुई है। तो उस प्रोसेस के अंदर कोई भी व्यक्ति नामांकन कर सकता है। पहले भी हुए हैं, पहले
हम लोग सब सीताराम केसरी जी के साथ थे, लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने उनको चुनौती दी और उसी तरीके से सोनिया जी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव लड़ गए थे। तो ये स्थितियां आई हैं, लेकिन अनुतोगतो जो कांग्रेस की मुख्य धारा रही है वो मुख्य धारा एक साथ चली है और खड़गे साहब के साथ तो प्रारंभ से ही मुख्य धारा उनके साथ चलती हुई दिखाई दे रही है, उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। सर, कयास ये भी इस बात के भी लग रहे हैं कि खड़गे जी कितनी जमीनी मजबूती दे पाएंगे, उम्र उनके खिलाफ जाती है, 80 साल के हैं, हिंदी बोल भर लेते हैं, कितने कारगर साबित होंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि वो लगातार मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। आप ये समझिए, जिनका इस उम्र में भी ग्रास रूट के साथ इतना निकट का संबंध है और इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति जो है, आप कुछ मिलेंगे। बल्कि मैं तो कभी कभी उनसे कहता हूँ, आपको देख करके, काम करते देख करके हमको ईर्ष्या होती है कि हम भी आप इस स्थिति में कभी इतना काम कर पाएंगे। तो वो काम की कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और दूसरी जो लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। बल्कि जिस हिंदी में वो बात करते हैं वो हिंदी हिंदुस्तानी है, वही हिंदी है, वही भाषा है जो है जिसमें बात होनी चाहिए, जो खड़गे साहब कहते हैं। ये कोई ओरिट्री का कंपटीशन थोड़ी होता है लीडरशिप के स्तर पर। जो है आप किस तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। पिछले 7-8 साल से हम ओरिटर लोगों को ही तो देख रहे हैं, लेकिन क्रिएटर तो है नहीं, बनाने वाले तो है नहीं, तो केवल बिगाड़ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो वाकई में खड़गे जी असली हिंदी जो है वो बोलते हैं, वही असली हिंदुस्तानी है। बहुत अहम बात आपने कही, धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते बढ़ते आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कर्नाटक में चामराजनगर पहुंच गई है। ये यात्रा यहाँ 22 दिन तक चलेगी और अगले साल यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और ये पड़ाव भी चुनाव के नज़र से, जो ये आज नामांकन भरा गया उसके नज़र से भी काफ़ी अहम है। और आइए अब इसी मसले पर जो नामांकन दाखिल किए गए, हमारे साथ पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चव्हाण जी जुड़ने के लिए। तो आप लोग भी संतुष्ट होंगे जिस तरह से शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन दाखिल किया, आखिरकार कांग्रेस को अब अध्यक्ष मिल जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात हुई है कि 22 साल के बाद पहली बार चुनाव के माध्यम से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा। ये प्रक्रिया कई सालों से रुक गई थी, उसके कई कारण थे, लेकिन जब से सोनिया जी राजनीति से निवृत्त हुई थी, जो रिटायर हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने 2019 में एकाएक अपना इस्तीफा सौंप दिया। तब से कांग्रेस में कोई पूर्ण काल का अध्यक्ष नहीं है, एक अंतरिम व्यवस्था की गई, जिसके चलते सोनिया जी फिर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और करीब करीब 2-2.25 साल से इसी तरह से ये सब माहौल चल रहा था। हमने 2020 के अगस्त महीने में, जबकि राहुल गांधी को इस्तीफा दिए हुए 1 साल हो गया था और सोनिया जी अंतरिम अध्यक्ष रूप से 1 साल से काम कर रहे, तब हमने एक सोनिया जी से मिलने की गुजारिश की। कुछ लोग हम बैठे थे और हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस का पूर्ण समय अध्यक्ष न होने के कारण कांग्रेस की लगातार हार हो रही है, एक के बाद एक चुनाव में हम हार रहे हैं। तो इसका हमारी समझ में एक आया कि भाई कोई ना कोई पूरी तरह से अगर कांग्रेस की जिम्मेदारी ले तो परिस्थिति बदल सकती है। मैं अपने आप में इसको बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि 22 साल के बाद ये हो रहा है। कुछ कारण थे, ये नहीं हो सका था। 10 साल तो हम सत्ता थे, लेकिन आज मैं समझता हूं कि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। 22 साल के बाद कांग्रेस को एक पूर्णकाल अध्यक्ष मिलेगा। कांग्रेस में हमेशा एक कांग्रेस अध्यक्ष और नेता, ये 2 पद रहे हैं। नेहरू जी के समय, गांधी जी के समय, उसके बाद इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, पहले समय में पंडित जी जब प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री या पार्टी का नेता, देश का नेता अलग और कांग्रेस अध्यक्ष अलग, ऐसे 2 पदों पे लोग काम करते थे। हम उसी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। 2004 से 14 तक फिर से हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जबकि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा थी और नेता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो ये हो सकता था।
उसको फिर से रिवाइव करने की बात थी जो आज हो रहा है। बिल्कुल। अगला सवाल यही है कि आप लोग G23 के सब सिग्नेटरीज थे, शशि थरूर उसमें शामिल थे, लेकिन आज आप लोग शशि थरूर के साथ नहीं थे। देखिए, G23 तो आप लोगों ने नामकरण किया था, हमने कोई नई पार्टी तो नहीं बनाई थी। इलेक्शन कमीशन ने जाकर कोई लेटर हेड छपवा के रजिस्टर कार्यालय लिखा नहीं था, ये तो हमने लेटर लिखा था, मीडिया ने इसका नामकरण किया कि ग्रुप ऑफ 23 है, G23 है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर थी कि हम आपस में मिलते थे, पूरी बड़ी बैठक नहीं होती थी। दुर्भाग्य से 2-3 हमारे साथी पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन हम लगातार आपस में संपर्क में थे। और बहुत हमें खुशी का इजहार हुआ कि जब ये चुनाव सोनिया जी ने घोषित किया, हमने खुले जाहिर तौर से, मैंने खास करके सोनिया जी का धन्यवाद वहां पे व्यक्त किया था कि आपने हमारी बात मान ली, चाहे 2 साल हुए लेकिन चुनाव हो रहे हैं, और बड़ी उपलब्धि अपने आप में है। और आज हम देख रहे हैं कि चुनाव हो रहे हैं। 2-3 नाम चर्चा में थे, पहले अशोक जी का नाम था, हमने उनको खुले तरफ से सपोर्ट देने का हमने तय किया था, लेकिन कुछ घटनाएं घटी, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया। उसके बाद मुकुल जी का नाम भी था, उसको भी हम समर्थन दे सकते थे। फिर दिग्विजय ने अपनी इच्छा प्रकट की, शशि थरूर जी आके मिले थे, लेकिन शशि थरूर जी कोई, हमने ग्रुप का हमारे वैसे तो G23 कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो हम आपस में मिलते थे। तो हमने मिल के अगर कोई उम्मीदवार तय किया हो तो अलग बात थी, वो मिले जरूर थे हम कुछ लोगों से, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा आखिरी तौर की, मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं आपका समर्थन चाहता हूं, ऐसी कोई बातें नहीं घटी। आज सुबह जब खड़गे जी का नाम निश्चित हुआ तो खड़गे जी ने हम सबसे संपर्क किया, मेरे से संपर्क किया और निमंत्रित किया कि आइए आप हमारा पर्चा भरने में, हमारा नामांकन में आप साथ दीजिए। मैं खुद खड़गे जी के साथ बहुत लंबे अरसे से मैं काम कर रहा हूं। जब मैं कर्नाटक का जनरल सेक्रेटरी था, खड़गे जी कर्नाटक के एमएलए थे, पार्टी के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद खड़गे जी महाराष्ट्र के प्रभारी बने और मैं महाराष्ट्र में एमएलए था। तो इस तरह से कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में बहुत दिनों तक हमने आपस में काम किया है। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, उनकी कार्यशैली जानता हूं, उनको संगठन का अनुभव तो है ही, लेकिन वो बहुत लंबा चुनावी दौर भी उन्होंने देखा है। 7 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा जीते हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को एक मजबूत नेतृत्व दे सकते हैं और पूर्ण समय का अध्यक्ष बन सकते हैं। बिल्कुल, 2014 में जब बीजेपी की वेव थी तो तभी भी वो जीत कर आए थे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, पृथ्वीराज जी की चुनाव जो ये अध्यक्ष पद का कितना सार्थक इसे माना जाए? शशि थरूर ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, पावर की, हर जवाब के लिए क्यों भागना पड़े 10 जनपद, लेकिन असल जो ताकत है, पावर है, वो तो 10 जनपद के पास ही रहेगी। देखिए, ऐसे क्यों हम समझ रहे हैं, हम निगेटिवली क्यों सोच रहे हैं? जो बात 22 साल से नहीं हो रही थी वो आज हो रही है। खड़गे जी एक बहुत अनुभवी नेता है, हमारे राहुल गांधी हमारे नेता है ही, लेकिन हम फिर से प्रयोग कर रहे हैं कि नेता एक है जो देश में भ्रमण कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, सभाएं करेंगे, पार्लियामेंट में बातचीत करेंगे, और अध्यक्ष का दूसरा पद है, वो अध्यक्ष अपनी पार्टी संभालेगा। तो क्या पहली बार ये पार्टी में हो रहा है? गांधी जी के समय से, जवाहरलाल नेहरू जी के समय से हमेशा एक नेता और एक अध्यक्ष, ऐसे 2 पद पे लोग रहते थे। इंदिरा जी के इमरजेंसी के कालखंड के पर्यात, उसके पश्चात ये दोनों पद एक जगह इंदिरा जी के साथ आ गए। फिर राजीव गांधी के साथ भी दोनों पद थे, नरसिम्हा राव जी के साथ थे, लेकिन फिर से जब 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो वो एक पार्लियामेंट के नेता थे और अध्यक्ष सोनिया जी थी। तो ये दोनों प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती रहती थी। आज हम फिर उस प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं कि नेता चाहे कोई हो, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष कोई और रहेगा। बिल्कुल सर, कांग्रेस का जो संकट है वो शायद अभी टला नहीं, या आप क्या मानते टल गया? क्योंकि अध्यक्ष पद की तो प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन राजस्थान में टला नहीं है ये संकट। नहीं, राजस्थान की घटना कुछ अलग है, थोड़े से मिस हैंडल हो गई थी। देखिए, जब भी कोई राज्य में कोई नेतृत्व बदल की बात चलती है तो हमारा एक काफी लंबे समय से जो फॉर्मूला है कि कांग्रेस अध्यक्ष एक जनरल सेक्रेटरी उस राज्य के और 1-2 सीनियर नेताओं को ऑब्जर्वर करके भेजते हैं। ये बातचीत करके ये नाम तय हुए थे और अशोक गहलोत जी, वो हमारे विधानमंडल दल के जो नेता है, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता है,
उन्होंने ये बैठक बुलाई थी, लेकिन वहाँ के विधायकों ने इन ऑब्जर्वर्स को मिलने से इनकार कर दिया, जो कि एक इनडिसिप्लिन का बात थी। उनको जो कहना था, अपनी बात, दिल की बात, वो ऑब्जर्व के सामने रखते। ऑब्जर्वर उनकी सारी बातें दिल्ली ले जाकर कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखते और उसके बाद कुछ फैसला होता। लेकिन ना मिलना ये एक गलत बात हुई है, इनडिसिप्लिन की बात हुई है, जिसके चलते अशोक जी ने खुलेआम माफी मांगी है कांग्रेस अध्यक्षा से, और वो खुद इस रेस से परे हो गए, हट गए थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। हमने उनको पूरा समर्थन देने का वादा किया था। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस का एक संकट टला है, लेकिन दूसरा राजस्थान का संकट अभी भी बरकरार है। देश की बात में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे नोएडा में, जहां पर एक सोसाइटी में आज बुलडोजर चला है। क्यों चला है, बताएंगे। देश की बात में अब बात करते हैं नोएडा की। गाली कांड में जेल काट रहे बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी की नोएडा स्थित पॉश जो सोसाइटी है, ओमैक्स सोसाइटी में यूपी सरकार ने बुलडोजर चलाया है, जो लगभग 1 दर्जन घरों पर जो अवैध कब्जा था उस पर चला। कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा भी यहाँ चला। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। ये तस्वीरें ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की हैं, जहां 5 अगस्त को बीजेपी के नेता श्रीकांत त्यागी ने यहीं रहने वाली एक महिला के साथ गाली गलौज और बदसलूकी की थी। शुक्रवार को नोएडा अथॉरिटी भारी पुलिस बल और बुलडोजरों के साथ यहां आई। महिलाएं रोती रहीं, बुलडोजर इनके घरों से निकले छज्जे आदि हटाते रहे, जो प्रशासन के मुताबिक अवैध कब्जा था। 3 शेड के जरिए लोगों ने अपना ये निर्माण कवर किया हुआ था, उसको गिराया जा रहा है। लोगों को 48 घंटे का 2 दिन पहले टाइम दिया गया था और कहा गया था कि आप अपना अवैध निर्माण हटा लीजिए, पर लोगों ने हटाया नहीं। जब आज सुबह नोएडा अथॉरिटी की टीम पहुंची तो लोग ताला डाल करके गेट पर बैठ गए थे। तो आप देखिए यहाँ पर, आप पीछे से जैसे बुलडोजर घुसा है, यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। जिनके यहाँ ये बुलडोजर चला, उनका कहना था कि उन्हें सामान हटाने का भी वक्त नहीं दिया गया। कोई नोटिस नहीं दिया। मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, कोई नोटिस नहीं दिया। और अभी बात करके गए हैं कि अब आप ये हटा लीजिए, आपका ये वो परमानेंट कंस्ट्रक्शन है। मैंने कहा ये हमारा टेम्परेरी है। बोले नहीं, फिर भी आप हटा लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और एकदम आकर तोड़ देते हैं। ये क्या तरीका, 1 घंटे बाद आकर। इससे पहले सुबह कई घंटों तक सोसाइटी के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। नोएडा अथॉरिटी जब यहां अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची, तो लोग सोसाइटी की गेट पर ताला डालकर धरने पर बैठ गए। सोसाइटी के लोगों ने यहां पर धरना दे दिया है गेट के आगे और कहा है कि वो किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। अगर सोसाइटी को बुलडोजर चलाना है इंक्रोचमेंट्स पे, तो उनकी लाश पर होकर गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बुलडोजर भी लाए हैं, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने यहाँ इस तरीके से यहाँ पर ताला डाल दिया। दरअसल सोसाइटी के कॉमन एरिया में पेड़ लगाने को लेकर बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की एक महिला के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया था। श्रीकांत त्यागी पर गुंडा एक्ट लगाकर जेल में बंद भी कर दिया गया है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी और त्यागी समाज की मांग थी कि जैसे उनके घर के अवैध कब्जे को ढहाया गया है, वैसे दूसरे के घरों के अवैध निर्माण को भी ढहाया जाए। नोएडा अथॉरिटी ने यहां रहने वालों को बुधवार को 38 घंटों का वक्त दिया था, जो शुक्रवार को खत्म हो गया। उस पूरे मामले में कहा जाए तो त्यागी समाज भी खिलाफ हो गया महेश शर्मा के। यहाँ बुलडोजर भी चल रहा है, लोग भी अब कह रहे हैं कि सांसद नहीं आ रहे हैं। तो अब यही बात है कि जब बुलडोजर पर आप तालियां बजाएंगे तो आपको अंत में बुलडोजर ही मिलेगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। और अब बुलडोजर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी, जो श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी है, उनके
घरों पे भी चल रहा है जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, जैसे श्रीकांत त्यागी ने के घर पर चला। सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो देश की बात में अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ के हसदेव में परसा ईस्ट केटी बासिन कोयला परियोजना में खदान के विस्तार के लिए पेड़ कटने शुरू हो गए। कई ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध करने पर भी उन्हें जबरन पुलिस पकड़कर हिरासत में ले जा रही है। कटाई वाले इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस वाले तैनात हैं। बताया जा रहा है 600 लोगों की 20 टीमें 150 आरी मशीनें लेकर 43 हेक्टेयर में 8000 पेड़ काटने जा रही हैं। राजस्थान छत्तीसगढ़ में विद्युत आपूर्ति के लिए कोयले की जरूरत है, इसलिए कोयला परियोजना के दूसरे चरण के खनन को मंजूरी भी दे दी गई है, जिसके लिए जमीन के अधिग्रहण का काम भी चल रहा है। आदिवासी और स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बावजूद सुरक्षा बलों सरकारी अमले की भारी तैनाती में हसदेव उजड़ रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कोयले के खनन के लिए 8 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। सरकार का कहना है बिजली के लिए बलिदान देना होगा। पर्यावरणविद कहते हैं कि जो ये पूरा एरिया 43 हेक्टेयर का, ये अपने आप में भारत की लंग्स हैं, तो अपने आप में अगर ये फेफड़े हैं तो हमारे पर्यावरण पर भी कितना असर पड़ेगा, ये अहम सवाल है। और देश की बात में हम बात करते हैं 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की। सिने जगत से जुड़ी हस्तियों को पुरस्कार दिए गए हैं। दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। आशा पारेख ने सम्मान के लिए आभार जताया है और कहा है कि इस सम्मान मुझे मिल रहा है मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। कल वो 80 बरस की हो जाएंगी, उन्होंने कहा। बहरहाल आज अजय देवगन और सूर्या को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। आपको इस समारोह की झलकें दिखा रहे हैं। And then she continued to represent the myriad aspects of the Indian woman for half a century. Her journey as leading